कब्जा कर लेता था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद सुनो उनको घरों पे कब्जा कर लेता था। घरों से कब्जा करने के बाद उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता था। एक तो जो कम उम्र के बच्चे, लड़कियां और औरतें और बुढ़े, उनको एक तरफ करता था, और एक हमारी तुम्हारी इस उम्र के, ठीक है। इन बिटवीन 15 से लेके 55 के बीच लोगों को दिया जाता था, और उन लोगों में से क्या किया जाता था, उनको खानों में लगा दिया जाता था काम करने के लिए, ठीक। खान होती है ना, खान माइंस माइंस की लगा दिया जाता था उनको, ना तो खाने को भी बहुत कम अमाउंट में दिया जाता था, और बुरी स्थिति करके रखता था उनकी, ठीक है। और फिर खान में काम करवाता था। खान में काम करते करते किसी को भी अगर चक्कर आते थे या भूखे तो लगता ही था, कोई गिरता था तो उसने गोली मार दी। द बेस्ट मूवी ऑफ इट, द शिंडलर्स लिस्ट, देखना द शिंडलर्स लिस्ट, ठीक है, पूरा का पूरी बताया है उसमें, ठीक है। ऑस्कर मिला है द शिंडलर्स लिस्ट मूवी को इसके ऊपर, बहुत शानदार मूवी है। ये टाइम लिस्ट वो एक लिस्ट बनाता है, शिंडलर एक बिजनेसमैन होता है, और वो एक लिस्ट बनाता है, और उस लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम लिखता है जिनको ज्यूस को बचाना है नाजी से। उसने एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के ऊपर आता है शिंडलर्स लिस्ट। उसमें दिखाया है एक सीन है, वो नाजी ऑफिसर होता है, अपने छत पर खड़ा हुआ होता है आराम से बंदूक लेके, देखा होता है कौन आदमी काम नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा उसको कोई बढ़ता, हाँ, और दो चार लड़वाता है ऐसे, ठीक है ना। देखना एकदम हालत खराब हो जाती है। लेडीज और बच्चों के साथ क्या करता था, उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाता था। कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर के अंदर उनको बाल काटते थे, उनका एकदम से सबके बच्चे, लड़कियां, औरतें जो भी थी उन सबके एकदम गंजा करके मामला करके उन्हें कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर में भेज देता था, और कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर में भेज के उनको मार देता था, ठीक है। पॉइजन गैस से उनकी डेड बॉडी को दफना देता था, ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉन्सेंट्रेशन चैम्बर है वो जर्मनी के ऑस्विन में, ठीक है ना। कभी यूट्यूब पे देखना है ना, द ऑस्विन कॉन्सेंट्रेशन कैंप, क्लियर ना, सारी चीजें हो जाएंगी। तो हिटलर ने अपनी जिंदगी में इस तरीके से 60 लाख यहूदियों को निपटाया। कितने? 60। कितनी बड़ी अमाउंट है बेटा, 60 लाख पीपल, ज्यूस के अंदर भयंकर हालत खराब इनकी, ये डरते थे बुरी तरह, ठीक है ना, इनकी हालत खराब रहती थी, तो ये वर्ल्ड की अदर कंट्रियों में भाग लगे। आइंस्टाइन उस टाइम जर्मनी में था, और जर्मनी में रहने वाला था, लेकिन आइंस्टाइन फटाफट यहाँ से भाग के अमेरिका चला गया, क्योंकि आइंस्टाइन का भी लपेटे में ले लेते, और आइंस्टाइन ने एटम बम वाला पूरा प्रोजेक्ट किया था। अगर उस टाइम आइंस्टाइन वहाँ रह जाता ना, तो आज एटम बम अमेरिका के पास ना हो, किसके पास होता? जर्मनी के पास। इस वॉर में जर्मनी जीतता, और आज वर्ल्ड की पावर कौन होता? जर्मन होते हैं। आज वर्ल्ड में सबसे ऊपर कौन होते? जर्मन। लेकिन आज वर्ल्ड में सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका। आइंस्टाइन वहाँ भाग के चला गया। तो क्या हुआ, ये लोग इधर उधर भागने लगे डर के मारे कि हमें मारा जा रहा है। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, अमेरिकन ने हिटलर को मार दिया, ठीक है। और जब मार दिया तो ये ज्यूस थे जो वर्ल्ड में इधर उधर पहुंच रहे थे। उस टाइम वर्ल्ड में जो भाई था ना सबसे बड़ा, वो था ब्रिटेन। हमारे ऊपर भी ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उस टाइम में सबसे बड़ा भाई था वही। 45 में अपन आज़ाद भी नहीं हुए थे तब तक, अपने ऊपर जो सबसे बड़ी हुकूमत थी वो किसकी? ब्रिटिश की। तो ब्रिटिश आर्मी के पास ये इजराइल के लोग गए, ये ज्यूस गए, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की, सर प्लीज़ हमें रहने के लिए कोई देश दे दो, एक कंट्री दे दो जो सिर्फ हमारा, जिसमें हम रह सकें, ठीक है। तो बालफूर डिफेंस मिनिस्टर था ब्रिटिश का, उसका नाम था बालफूर। तो बालफूर ने डिस्पैच पेपर बनाया और उसके ऊपर कहा कि ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया के बीच में एक डेजर्ट है, और जैसे अपने डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा। अपना भाई कितनी बड़ी स्तुति है यार, इतना बड़ी, ये दुष्ट प्राणी माफ करेगा। और राजस्थान के वाले हम तो कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट, क्लियर है? देखो तो जैसे थार डेजर्ट है ना, वैसे वहाँ पर एक डेजर्ट है जिसका नाम है नेजर्ट डेजर्ट। तो ब्रिटिश ने कहा, ब्रिटिश वालों ने कहा बालफूर ने, बदमाश तो है ये ज्यूस, इंटेलिजेंट ज़्यादा है, मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़। बोले वो रेगिस्तान दिया तुम्हारे लिए, जाओ वहाँ रह लो, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, इंटेलिजेंट थे, सुपर इंटेलिजेंट थे। 5 में 7 मॉडर्न कंट्री हैं, फिलीपींस, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, इस तरीके से, ठीक है ना। अब कंट्री सारी कौन कौन सी हैं? मॉडर्न कंट्री। आगे कहानी क्या होती है भैया, इन मॉडर्न से का बढ़िया नहीं कहीं जा रहे हैं, हमारी कौन सी जगह ले रहे मरने, कोई टेंशन नहीं पड़ जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, तो 1948 में अप्रॉक्स बालफूर डिस्पैच पेपर आया, इजराइल का फॉर्मेशन हुआ, और इजराइल में कौन रहने लगे? ज्यूस। उनकी जो लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी है, वैसे उनकी लैंग्वेज है हिब्रू। उनकी लैंग्वेज है
ब्लू, ठीक है। उनका जो एक्चुअली इधर बात को इंग्लिश में ज्यूसी कहते हैं, ठीक है। आप अगर ग्रीक माइथोलॉजी देखोगे तो वहाँ का सबसे बड़ा देवता का देवता है ना, उसका नाम है ज्यूस। वायरल से क्या बोलते हैं ज्यूस, बट इन्हें डायरेक्ट ज्यूस का पुत्र कहा जाता है। वास्तव बेटा इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, इसकी कोई लिमिट नहीं। ज्यूस 1948 में बन गया, क्लियर है। 1948 में जब इजराइल का फॉर्मेशन हो गया तो ये लोग याद रखेंगे, इन्होंने अपनी माइंड से, अपनी टेक्नोलॉजी से इस पूरे डेजर्ट को एक ग्रीनलैंड में चेंज कर दिया। ग्रीनलैंड एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, शानदार बिल्डिंग है, शानदार वो, और यहाँ टेक्नोलॉजी करने लगा। फिर इसने बेटा अपने आप को बनाया और अपने यहाँ की सबसे पहली सीक्रेट एजेंसी बनाई जिसका नाम है मोसाद। वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी जिसका नाम है मोसाद। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अपनी रो है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सबसे कौन सी है, उसका नाम है मोसाद। मोसाद सुपर एक्टिव है, ठीक है। मोसाद एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी है जो सब जगह काम करती है, समझ में आ गई यहाँ तक? इन पड़ोसी देशों के पास, इनके पास बेटा फ्रांस ने MiG-21 प्लेन भेज रखे थे अपने, जो उस समय सबसे ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले थे। तो इस मोसाद में ना MiG-21 को इराक से चुरा के ले आया था। तुम सोचो कितनी बड़ी बात है कि दूसरी कंट्री का प्लेन ही चुरा लाया, जेट प्लेन MiG-21 जो कितने करोड़ रुपयों में फ्रांस से खरीदा था। हम खरीदते हैं ना प्लेन, वैसे जैसे अब अपने लोकल तेजस बन रहा है, तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, BSc में अगर अच्छी परसेंटेज बना लोगे तो इसमें पेपर होता है हेल्थ में। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो तेजस प्लेन बन रहे हैं ना, उनको फॉर्मेशन करते हैं। अपन इस बार अपन को BA करनी थी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में करते हैं जो इस तेजस बना रहे हैं। वैसे फ्रांस का उस टाइम MiG-21 सबसे होता, और पूरे पूरे MiG-21 किसके पास था? ईरान के पास, इजराइल के पास नहीं था। तो इन्होंने पूरे ईरान से उठा लिया। इजराइल कंट्री में हर लड़के और हर लड़की को 12th क्लास तक, जैसे हमारे यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश है, वैसे वहाँ पर कंपलसरी है आर्मी। लड़कियों को 2 साल और लड़कों को मिनिमम 2 साल आर्मी में रहना ही पड़ेगा। इसका मतलब वहाँ के देश का प्रत्येक नागरिक एक सिपाही है। हम नहीं है, उनको सबको पूरी, अगर वो आगे जॉब करना चाहता तो कर ले, मतलब जॉब फिक्स है वहाँ पे लोगों की। आर्मी में तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, 2 से ज़्यादा रहना चाहते तो रह ले, बात तो तनख्वाह मिलती है, क्यों नहीं मिलती? 2 या 3 साल मिलती है, उसके बाद मिलती है। स्कूलिंग में तनख्वाह नहीं मिलती, उसके बाद हम चलो करो कंटिन्यू। तो वहाँ जब आदमी स्कूल से निकल के जाता है तो उसे राइफल गिफ्ट की जाती है। कोई बकरी चलाने जाएगा तो राइफल इवन लड़का बेटा बहुत समझदार है, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंट है। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे सारे आपस में AK-47 लाइसेंस क्यों नहीं मिलते? इंडिया में लाइसेंस कौन सी गनों के मिलते हैं? जैसे 6 गोली निकल के साथ 47 87 कितना को मार देगा। जैसे हमारे राइट टू एजुकेशन है, जैसे अमेरिका में राइट टू वेपन है, वहाँ पर आप वेपन रख सकते हो। आपने मूवीज वगैरह देखी होगी, फास्ट एंड फ्यूरियस, वो ट्रक को छूटने जाते हैं, ट्रक वाला गोली मारता है सीधा बड़ी सी गन निकाल के, तो वहाँ कोई भी वेपन रख सकता है। तो घरों में छोटे छोटे टैंक नहीं रखते, हमारे टैंक रखते ना, लड़ाई यही तो हमारे घर ही या तो नाली पर लड़ाई हो जाती है, चलो 2 साल तो ऐसे इसमें जो डाली है। तो अब क्या हुआ, इराक वाले ठीक है ना, यहाँ से एक बार प्लेन से निकल के गए, उन्हें पता चला इतनी हरियाली है, तो रेगिस्तान हुआ करता था, हरियाली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, यहाँ के लोग तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, उस दिन सब देशों ने अपने आप बात की वापस में। और अप्रोक्सीमेटली 1966 एंड 1967 एक वॉर चला जिस वॉर का नाम था 7 डे वॉर। 7 डे वॉर क्योंकि 7 दिन चला था। इन सभी 7 मॉडर्न कंट्रियों ने इजराइल पर एक साथ अटैक किया और इजराइल ने एक साथ इन सबको 7 दिन में हराया, सबको हराया। हमसे देख पाकिस्तान नहीं संभलता, उसने अकेले ने 7 को हराया, एक साथ हराया और एक के बदले 7 मारे। क्लियर है? ये सब भाग गए, पीछे हट गए, ये सब लोग अमेरिका के पास पहुंचे, प्लीज रोको इसे, मान नहीं रहा है। अपनी मेरे इजराइल छोटा सा ना, इन सब की जमीन छीनी है इसने, और सबसे ज्यादा छीनी थी फिलिस्तीन की, गाजा स्ट्रिप है शायद, गाजा स्ट्रिप पता नहीं, जब तैयारी करता था तब मुझे पूरा अच्छे से पता था। गोलन हाइट्स छीना था सीरिया का, और गाजा स्ट्रिप छीनी थी फिलिस्तीन की। और अब अमेरिका वाले गए, अमेरिका वालों ने फोन किया भाई मान जा, नहीं माने, इनका सिस्टम और खराब है, एक आदमी मार दिया तो
तो जब तक 2-2.5 हज़ार को नहीं मार लेते दूसरे के वो शांति से नहीं मिलती है। अपने आदमी को नहीं मिलती, एक आदमी अगर मार दिया ना तो उसकी मतलब 1.5-2 हज़ार को मार दी शांति से हार थी। और हमारे एक मारने 5 क्या है। अब सुनो मेरी बात, तो तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई। अब 1966-67 में इसने फिलिस्तीन की बहुत बड़ी जमीन को कवर कर लिया, इजराइल ने गाजा पट्टी को, गाजा स्ट्रिप को, और वहाँ डेली बमबारी हो। अमेरिका ने कहा कि साहब रोक दो, तो इसने कहा ठीक है। सुएज कैनाल पर भी कब्जा कर लिया था इजराइल ने, एक सुएज कैनाल पड़ी होगी आपने, तो लास्ट में अमेरिका ने कहा ठीक, इसने कहा ठीक है, लेकिन जो जगह मैंने छीन ली है मैं उसको वापस नहीं लौटाऊंगा। छोटा है ना, बड़ा हो गया, तो उन्होंने कहा अरे नहीं मान ना मानो। तो अब अमेरिका भी, तुम्हें पता है इजराइल से कोई नहीं, अमेरिका भी नहीं चेटता, क्योंकि अमेरिका के सारे वेपन्स को असेंबल इजराइल करता है। क्योंकि अमेरिका को पता है चैटों तो नुकसान कर देगा फालतू का, सब डरते हैं इससे, ठीक है। अपन तो एक नहीं समझता, इससे सारे को संभाल देता है एक झटके में, आ जाओ, क्योंकि वहाँ हर एक आदमी सोल्जर है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जिनके पास, आयरन डोम टेक्नोलॉजी है। आयरन मतलब जैसे कोई मिसाइल आती है हवा में उड़ा देते हैं, इन तक मिसाइल नहीं पहुँचती। ये अपने यहाँ से 100 मिसाइल दे सकते हैं दूसरे के पास, लेकिन दूसरे के यहाँ से आएगी तो उसकी एक भी उनके तक नहीं पहुँच पाती, तभी तो मारते हैं कि उधर आयरन डोम टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ, इन्होंने बात सुनना बेटा पूरी, इन्होंने क्या किया 1966 और 67 में सबको हराया। और उस समय फिलिस्तीन की, जैसे हमारे बीजेपी है ना, वो सबसे बड़ा लीडर कौन है, मोदी, वैसे फिलिस्तीन की सबसे बड़ी पार्टी थी पीएलओ। बीजेपी ना भारतीय जनता पार्टी, वैसे ये थी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ, और इसका चीफ था यासर अराफात। प्राइम मिनिस्टर कौन था, यासर अराफात। तो यासर अराफात ने प्लानिंग करी और अपना बदला लेने के लिए 1972, बात कब की आ गई, 1972। तो मैं कहानी सुना रहा हूं, मुझे ऐसी बहुत कहानियां याद है, मुझे मजा आता है। हिस्ट्री से हम नहीं हुए सर, 1972 आ गया। 1970 में म्यूनिख में, एक शहर है म्यूनिख, इटली का, म्यूनिख में वो रहे थे बेटा ओलंपिक, और इजराइल के पार्टिसिपेट करने के लिए थे 11 प्लेयर्स, ठीक है। ये 11 के 11 प्लेयर म्यूनिख में घुस के किसने मारे थे, इन पीएलओ ने, फिलिस्तीन ने। क्लियर है यहाँ तक, इन 11 प्लेयर्स को वहाँ पे मार दिया था, किडनैपिंग करी, प्लेयर सब किडनैप तो सबको करता, लेकिन सबको छोड़ दिया, 11 को मार दिया था उन्होंने। इन 11 को मारने के बाद 1972 से आज का दिन है, इजराइल कभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जिन 11 प्लेयर को मारा था उन 11 प्लेयरों के बदले 20 साल तक ऑपरेशन चलाया, और बदले में 200 लोगों को उनको पूरे विश्व में चुन चुन के मारा जिन्होंने इस काम में हाथ दिया था। लेकिन फिर भी मारा साहब, इस मौसाद को, इजराइल वालों को शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो उन्होंने कहा नहीं, मजा सा नहीं आ रहा, और मारो। एक के बदले 2,500 मारे तो 200 ही मरे यार, कहा किसी बड़े को मारेंगे। तो उन्हें पता चला ये सारा प्रोग्राम फिलिस्तीन के यासर अराफात ने किया है, तो उन्होंने यासर अराफात को लुढ़काया था, और आज तक नहीं पता चला यासर अराफात को मारा कैसे। फिर खुद ने 25 साल बताया हमने मारा था, तो कैसे मारा था, पोलोनियम से मारा, मॉन्डल से। शरीर को दफनाते हैं, शरीर को निकाला गया द्वारा, ये चेक करने के लिए रेडियोएक्टिव पार्टिकल पोलोनियम है, उसमें निकला पोलोनियम, और उन्हें आज तक नहीं पता चला। खुद ने ऐसे किया, खुद ने मैं बताता हूँ अपना टेरर देने के डेमो देते ना, डेमो बेटा पता क्या करे तू मेरा, ठीक है। तो वो है इजराइल। अब बता रहा था पोलोनियम से बात शुरू हुई थी, पोलोनियम पर कैसे घूम कर आ गई, ऐसे घूम कर आ गई। 1972 के बाद कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्लियर है यहाँ तक की बात। किसी को भी मारपीट कर देता है, पर किसी से पहले से नहीं चैटता है, लेकिन कोई चैटता है तो एक के बदले 2,200 लड़का देता है। ये अब इनमें से कोई सा नहीं करता है इसके ऊपर, हाँ ठीक है, तू बढ़िया हम बढ़िया, तुमको समझो हम देख कुछ नहीं करे, इसको अक्सर कुछ बन गए। हमारी स्थिति देखो, हमसे राजस्थान से भी छोटा है, हमारी स्थिति देखो, हमारी तो बड़ी है, इतनी वो है, हमारे पास जनता है, लेकिन हमारी जनता तो बीए करना चाहती है। हम बीएससी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं उनके पास टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी तुम सोचो 1948 में ये बना और 1947 में हम बने, ये कहाँ है और हम कहाँ हैं। क्लियर है यहाँ तक। पूरे इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है, इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि ये भी टेररिस्ट से परेशान है, इंडिया भी टेररिस्ट से परेशान है। ये इंडिया से कहता है, मुझे इजराइल कहता है इंडिया मुझे 2-5-7 साल यहाँ रहने के लिए, हमारे लोगों को तुम बताते हैं बढ़िया तरीके से, देखो आतंकवादी कैसे सफाई किए जाते हैं, पूरा बम्बई साफ कर डालेंगे, अपने वाले तो फंस जाते हैं। अब इसमें कहते हैं
कि मोसाद में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और उन गर्ल्स की कैपेबिलिटी इतनी है कि 120 की स्पीड में जाती हुई गाड़ी में गोली मारती है, खोपड़ी में लगती है सीधी जाके। इतनी प्रिसाइज पोजीशन है उनकी फायरिंग की, समझ में आया? वैसे बनाने की कितनी कहानियां है इजराइल की, जिसने इसको बनाया। अब सुनो, जर्मन्स ने इनको मारा था, अकेले हिटलर ने तो मारा नहीं होगा, हिटलर ऑफिसर्स को, आर्मी ऑफिसर्स को ऑर्डर देता था, तो इसने लिस्ट बनाई पूरी की पूरी नाजी वॉरशिप, और उस लिस्ट में सबके नाम लिखे, वांटेड लिस्ट, इसमें सबके नाम लिखे गए। बचलर ऑफ रीगा, रीगा का कसाई, रीगा एक कंसंट्रेशन कैंप था, वहाँ का था बचलर ऑफ रीगा, और एक एक उस ऑफिसर को पकड़ पकड़ कर मारा, हर एक जिसने इनको मारा था, इनके जीव से, इनके भाई बहन। हम तो बदला भूल जाते हैं बेटा, बदला लेने की असली कहावत है इनमें, एक एक को पकड़ पकड़ के लाए, एक एक, और उन सबको उनके घर में घुस के मारा। एक बच गया था लास्ट में, इसका नाम ले रहा हूँ, बचलर ऑफ रीगा, रीगा का कसाई, जिसने अपने जितने भूतों को मरवाया, यूट्यूब पे देखना बचलर ऑफ रीगा, जिसने अपने वो भूतों को मरवाया। तो लास्ट में वो भाग गया था और ब्राजील रहने लग गया था, ठीक है। तो उसके बारे में पता किया और पता चला कि वो कहाँ रहना है, ब्राजील रहना है। तो उसके बारे में पता चला, ब्राजील में पता चला कि वो बिजनेसमैन है, ब्राजील में कौन है, वो बिजनेसमैन है, उसका टूरिज्म का काम है। उसके बाद एक तो प्लेन है, जिससे वो प्लेन में लोगों को घुमाता है। आपने फॉरेन में देखा हो प्लेन वगैरह गायब बहुत इजीली मिल जाते हैं, हमारे तो मोटरसाइकिल में गायब बना हुआ है, ठीक है, हम तो लेके भाग गए। और प्लेन में तो इसका पता किया तो इजराइल के एजेंट्स ने इससे दोस्ती करी, ये बता के कि हम अमेरिकन से और हमारा हम भी टूरिज्म का बिजनेस करना चाहते हैं, ये वो, और इससे कहा कि ब्राज़ील से चलो तुम्हें बाहर वहाँ बढ़िया टूरिज्म कराएंगे। तो उसको ब्राज़ील से उठा के बाहर ले गए, शायद अमेरिका वगैरह दिखा ले गए थे, और फिर अमेरिका से इसे उठा के सीधे वाले कराए इजराइल, और इजराइल में 2 साल इस पर केस चला, ट्रायल चला, और लास्ट में फांसी की सजा होगी इसको। दैट इज इजराइल, वर्ल्ड्स खतरनाक से खतरनाक कंट्री। इसके बारे में लोग क्या करते हैं बेटा, डरते हैं। तो ऐसी दुनिया में कितनी हिस्ट्रियाँ हैं, स्टोरी है इसकी। कई बार तो इसकी, जैसे हमारा प्लेन हाईजैक हो जाता है, तो प्लेन हाईजैक होने के बाद हम क्या करते हैं, आतंकवादी को छोड़ देते हैं, अपनी सारी डिमांड को मान लेते हैं। लेकिन ये वो था वो ईदी आमीन सीरिया का, ईदी आमीन सीरिया का सबसे बड़ा तानाशाह था, मैंने कहा था ऐसे। तो ईदी आमीन ने क्या किया, आतंकवादियों ने इसको किया, इसके प्लेन को कब्जा किया, और प्लेन को कब्जा करके ईदी आमीन एक तो राष्ट्रपति था, तानाशाह राष्ट्रपति था सीरिया का, या युगांडा का, पता नहीं कहाँ ऐसे ही बस था, काला बस तो 6.5 फुट का और ऐसा इतना मोटा कि उसके पास पहुंच गया अपने लेके। तो भाई साहब इसने मुझसे समझौता नहीं किया, इसने मार देना मेरे आदमियों को सबको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझौता नहीं करूँगा। रात में सीरिया में घुसे, ठीक है, प्लेन ले लेके, वो सीरिया के रडार को भी नहीं पता चला कि इजरायली आ गए यहाँ पर, और इजरायली आ गए उस जगह पहुँच गए जहाँ पर वो प्लेन खड़ा हुआ था। उन सब आर्मी वालों को और उन सब आतंकवादियों को मारा, और अपने सारे लोगों को बचाया। कहीं भी आदमी नहीं मारा, सिर्फ एक कैप्टन बना था, भाई कोई नहीं मारा, पूरे पूरे को दूसरी कंट्री में डाला है। हमारे वाले तो 5 किलोमीटर अंदर जाने में भी डरते हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, तभी तो इंडिया वाले, मोदी और इजराइल की बहुत अच्छी दोस्ती है ना, तभी तो अपन ने ये स्ट्राइक ले रही है, सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए तो कर रही है क्योंकि हमें सपोर्ट किसने किया है, इजराइल हमारा फ्रेंड है। तो उसको भी मोहम्मद से प्रॉब्लम है, हमको भी मोहम्मद कंट्री से प्रॉब्लम है, दोनों की सेम प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम होती है, दोस्त बन जाते हैं, वो दोनों दोस्त बन गए। तो ये कहानी समझ में आ गई। पोलोनियम, ये भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। पोलोनियम को क्या किया, उस यासर अराफात की बॉडी में एक छोटा सा पार्टिकल, एक बहुत छोटा सा पार्टिकल उसका उसकी बॉडी में टकरा दिया, और उस छोटे से पार्टिकल ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो सारी खतरनाक होते हैं। तुमने ये नहीं पढ़ा कई बार रेडियो एक्टिव हो जाती है, डिसास्टर्स होते हैं, रेडियो एक्टिव डिसास्टर्स, पूरे में रेडिएशन फैल जाती है, कितने लोग मरते हैं। एक और मारना था इसे, ठीक है, रोज मौसम को, तो कैसे मारे भैया, कैसे मारे, तो वो आदमी तो घर से बाहर ही निकलता था, 24 घंटे घर में रहता था, और उसके बाहर बहुत बड़ी सिक्योरिटी फोर्स की, कंट्री के बीच में सेफ जोन में, सेफ हाउस में रहता था, तो उसको मारा गया। ठीक है बेटा, उन्होंने पता कि कॉलगेट तो करता है, कॉलगेट तो करता है, और कॉलगेट तो बाहर से ही आता है। तो माइंड देखो उसका यार, मौसम वालों का समझ रहे ना, और कॉलगेट तो बाहर से आता है, तो बाहर से कॉलगेट इन्होंने अपना खुद का बनाया, और उस कॉलगेट में बहुत स्लो पॉइजन डालना शुरू किया, बहुत स्लो, एक साथ तो डाला नहीं, एक साथ डालने से शक हो जाएगा, ठीक है, बहुत धीरे स्लो पॉइजन डाला, और उसकी बॉडी में अमाउंट ऑफ पॉइजन क्या हो गई, और जब एक बार वो क्रिटिकल पोजीशन से ज़्यादा हो गई, वही पता ही नहीं चलता कि बात पहुंची।
मतलब यूँ कहते हैं इसके पास एक अलग से ऐसी टीम है जो यही काम करती रहती है कि लोगों को किस तरीके से मारा जाए। नहीं, तुम सोचो कितनी क्रिएटिविटी है, अपने देश की सुरक्षा तो कर रही है। इनके पास जो इनके 60 लाख लोग मारे ना, उसके बाद इन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर किया बेटा कि अब हमें कोई भी मार नहीं सकता, अब हमारे ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। आयरन डॉम टेक्नोलॉजी रखता है वर्ल्ड में एकमात्र कंट्री है। अमेरिका के वेपन्स को असेंबल करता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है ना वेपन्स का, इजराइल लोगों को वेपन्स बेचता है। किसी को हथियार चाहिए ना, अपन से ले जाओ, समझ में आएगा, पूरा देता है। तो भैया ये सब चीज़ें पढ़ाई से मिलती, तुम पढ़ा करो, बार बार करके देना, तुम पढ़ा करो, पढ़ोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कुछ दिन पहले, इससे पहले वसुंधरा राजे थी ना सीएम अपनी, और उससे पहले कौन था? अशोक गहलोत था भाई, उससे पहले कौन था सीएम? अशोक गहलोत था, ठीक है। तो जब अशोक गहलोत सीएम था तो अशोक गहलोत इजराइल गया था और उसको इजराइल वालों से भाई साहब रेगिस्तान में खेती कैसे कर ली आपने, बायो टेक्नोलॉजी को दो। तो स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी आपने शुरू होगी बेटा, ड्रॉप इरिगेशन, ठीक है। ये सारे मेथड किसकी खोज है? इजराइल की। फिर इजराइल से टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में काम से लाने को हमारे भेजना है इसको, ठीक है ना। आपके किसानों को भेजना, उनको टेक्नोलॉजी देंगे, वो आ जाएगा और उससे खा लेंगे, अपन को कोई समस्या नहीं। इजराइल वाला हमसे हमेशा पॉजिटिव रहता है, जबकि वर्ल्ड लेवल पर हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। फिलिस्तीन को वो यासर अराफत मारा था कोलंबिया से 1972 म्यूनिख का बदला लेने के लिए, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो जब आईएएस की तैयारी करोगे ना तो एक पेपर होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंफ्रारेड आईआर इंफ्रारेड नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। उस इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपको आपकी कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है वो सारे पढ़े जाते हैं और आपको सारे याद पढ़े जाते हैं। जैसे चाइना के साथ हमारी रिलेशन कैसे, चाइना हमारी ऐसे सीखने लगा हुआ है, कैसे करना है। चाइना का एक प्रोजेक्ट है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, क्या है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, जहरीली मोतियों की माला। उसने क्या किया, इंडिया को कवर करने के लिए, सपोज इंडिया है, इंडिया को कवर करने के लिए ना चारों तरफ से, और यहाँ तो चाइना है इस जगह पर, यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इसी साइड तो है, समझ गया। यहाँ तो राजस्थान है और इधर वो ईस्टर्न स्टेट है, सेवन सिस्टर्स, ठीक है। सेवन स्टेट है ना, सेवन सिस्टर्स है। इधर जम्मू कश्मीर है, इधर केरला है, इधर चाइना है। तो इसने क्या किया, चाइना ने इधर बांग्लादेश घुसा हुआ है बीच में, देखा होगा बांग्लादेश। तो इसने बांग्लादेश में एक पोर्ट खरीद लिया है, उस पोर्ट पर उसने अपना आर्मी बेस बना लिया है। श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट खरीद लिया है, वहाँ बना लिया है। पाकिस्तान से तो दोस्ती यारी बहुत अच्छी है सब। इधर अक्साई चिप नाम सुना होगा तुमने, अक्साई चिप, तो इंडिया को चारों तरफ से कवर कर लिया है इसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के द्वारा, कि कभी भी अटैक होगा तो इंडिया में मल्टीपल साइड से अटैक ना होगा। तो हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। वो बैलेंस कैसे करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए हमने चाइना को भेजना शुरू किया। ईरान में चाहबाग पोर्ट हमने ईरान वालों से खरीद लिया है, समझ में आ गया। हम नेपाल को सपोर्ट करते हैं, हम बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, हम म्यांमार को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को हम पैसा देते हैं कि ताकि वो दूसरे लोगों की बातों में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। जापान से हम अपने रिलेशन कैसे बना करते हैं, हमें बुलेट के लिए कोरिया से, हमारे अब नॉर्थ कोरिया से तो रखते नहीं, साउथ नॉर्थ कोरिया तो उठा ही आ जाएगा अपन वो मोटा, साउथ कोरिया से हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, समझ में आ गया। अमेरिका से हमारे रिलेशन कैसे, चाइना से हमारे रिलेशन कैसे, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब किसमें आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। लेकिन बिना जब आप प्रिपरेशन करोगे आपका दिमाग खुलेगा और उस दिमाग को खोलने के लिए आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो हर चीज़ को करना पड़ता है। जब तुम पढ़ोगे दिमाग शार्प आईक्यू होगा, और जहाँ शार्प आईक्यू हुई वही तुम्हें सारी चीज़ें क्या लग जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आज का लेक्चर करवा दूँगा, पहले से निपटा देंगे, पढ़ने देखो नीचे कौन सा हो गया प्लान से, ठीक है। तो बेटा देखो डिपेंड पता है क्या, हमारे आगे लोग लेजी और ना तो हमारे नेता भी ऐसे सब, मतलब ये लोग कहना है इनमें नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, ये अपने नेशन के लिए चीज़ें और पढ़ना जानते हैं, पर हम लोग, मैं बच्चा हूँ उसका कोई फर्क नहीं है, हम सिर्फ अपनी सोचते हैं और ये लोग किसकी सोचते हैं, नेशन की सोचते हैं। इसीलिए इनके लोग मरते ही नहीं, मोसाद एजेंट कभी मरते ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर रहते हैं कई लोगों के साथ। हमारे वाले तो कैसे रहते हैं, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था स्वर्ण मंदिर में। 1984 में क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी को मारा था, पता तुम्हें इंदिरा गांधी को क्यों मारा था? उसको गोलियां खोल दी थी उसकी बॉडी गार्ड ने उसको,
कैसे मारा था इंदिरा गांधी को? उसकी बॉडीगार्ड थे जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने उसको गोली मार दी थी। सरदार था बेअंत सिंह और जयंत सिंह कुछ ऐसा नाम था उनका। क्यों मारा था रीजन पता था? हम बताते हैं, सुनो बस कहानी की सुनिए। 1984 की बात है। सरदार अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, उसका नाम रखना चाहते हो खालिस्तान। दिमाग से खाली तो होते ही उनका नाम रखना चाहते हो खालिस्तान, ठीक है। और इस चीज को कवर कर रहा था पूरे को भिंडरवाला। मेरा गांव का नाम है पैगम, तो नाम के पीछे गांव का नाम पैगम आज की ट्रेंड है ना शुरू से ही। तो ऐसे आदमी का नाम मुझे याद नहीं, उसका गांव का नाम था भिंडरवाला, तो उससे भिंडरवाला कहते थे। जैसे मुझसे कहे सेवर वाला, पैगम वाला, सावरे वाला, सिंसिनी वाला, जगीना वाला, ऐसे उसका नाम क्या था? भिंडरवाला। भिंडरवाले ने पूरी की पूरी आर्मी बना दी अपनी, और उसको अमेरिकन टेररिस्ट सपोर्ट कर रहा था ताकि इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो। कोई चाहता है टूटेगा तो नुकसान तो होगा ही बेटा। और वो पंजाब को लेके अपनी एक अलग से नेशन बनाना चाहते थे। ये बात पता चली बेटा, एक्चुअली वेपन्स ले लिया उन्होंने, गोल्डन टेम्पल में इकट्ठे कर लिया अमृतसर में जो है। तो वेपन्स वहाँ पहुँच गए बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो रशिया ने इंडिया को इन्फॉर्मेशन दी, इंडिया को भी पता चला, रशिया ने इन्फॉर्मेशन दी तुम्हारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोल्डन टेम्पल में वेपन रखे हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि रशिया के पास सैटेलाइट थे, ऊपर हो गई थी, और सैटेलाइट से फोटो लिए जाते हैं। हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ऊपर दिखाई दे रहा है, उनके पास ऐसी वो होती है, इमेजिंग होती है, थोड़ा उसके अंदर देखिए सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है साहब, धरती के अंदर तक का पता चल जाता है, कहाँ पानी है, कहाँ कौन सी मेटल है, क्या है, तभी तो उसी जगह कलर होते हैं, माइंड होती है, मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आईआर सेंसर होती है सब। क्या बात क्या होता है सर? वो ऑफिसर में हां, तो 19 अमेरिका को उसको रशिया ने इंडिया को कर दिया, तो इंडिया में उसने इंदिरा गांधी ने कहा अच्छा, उसने कहा भिंडरवाला से सपोर्ट पुलिस वालों को भेजा। पुलिस का डीजी गया, बाद में डीजी ने गोली मारी भिंडरवाले का, और वहीं स्वर्ण मंदिर की एक डीजी को मारना, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस कांस्टेबल को मार के देखो, वो तो डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस ने गोली मारी। 4 घंटे तक उसकी लाश गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे थी, किसी पुलिस वाले के किसी आर्मी वाले के बंदे की बॉडी उठाना इतना डर था। 4 घंटे बाद जैसे जैसे करके वो लाश मारा उस डीजी को लेकर। अब मूड खराब हो गया, ज्यादा तो उसकी आर्मी डिप्लॉय कर दी। जब कोई काम नहीं चलता वो कौन संभालती है? आर्मी। उसने आर्मी डिप्लॉय कर दी, और आर्मी डिप्लॉय करते ही आर्मी शिप भी गई स्टील गोल्डन टेम्पल। आर्मी वाला ने टैंक लिए, टैंक चला दी गोल्डन टेम्पल, और टैंक से फायर और टैंक से फायर सबको मार मूर के बना, और वापस उनके पास एंटी एयर मिसाइल थी। तो 1984 में उसको मारा था भिंडरवाले। खालिस्तान समर्थक की मांग करते थे, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है ना, उसमें बड़े आतंकवादी खालिस्तानी वो एकदम पढ़ते नहीं, जो बेटा पढ़ो, पर डेली न्यूज़पेपर 2 घंटे पढ़ा करो, आज तक देखा करो, तुम देखते हो सांस नहीं कभी होती दिया बात क्या मतलब है सब चीज़ों का। न्यूज़ में पढ़ाओगे तो कहते हैं खालिस्तानी देखी, और खालिस्तान और न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो नॉलेज मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो खालिस्तानी बता के आतंकवादी बता रहे थे ना उनको, तो मैं बताऊँ किसान आंदोलन तो आतंकवादी और सरदार थे उसके साथ। तो 1984 में क्या हुआ, सरदार बुरा मान गए, और जब सरदार बुरा मान गए कि हमारी सबसे धार्मिक जगह सरदार में सबसे बड़ी धार्मिक कौन सी है? धार्मिक जगह पर इतना बड़ा काम किया, इतने लोगों को मारा, हमारे आदमियों को मारा, हमारे साथ इतना किया, और ये सब करवाया किसने था? और इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड 2 सरदार ही थे, बेअंत सिंह और जयंत सिंह कुछ ऐसे नाम थे। उन दोनों तक बात पहुंची, कम्युनिटी हिंदू और सरदार, उन दोनों ने इंदिरा गांधी को धैर्य मारा अपने घर से निकल ली। वो बाहर ही रहे, गेट पर गेट था पूरा भूल मार के उसको मार चले ऑलरेडी सरेंडर करना पड़ा, फांसी हुई है दोनों को तुरंत प्रभाव से, ठीक है ना। और मार दी। पूरे इंडिया में एक फिर से नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इन बिटवीन सरदार एंड हिंदू। दिल्ली में चुन के सरदारों को मारा गया, ठीक है ना। बहुत बुरी तरह भाग हुए, बहुत बुरी कंडीशन कर दी, पूरे लड़का है सारे के सारे, और बहुत बड़ा आतंकवादी घटना मिली। फिर उसके बाद कभी तो इंदिरा गांधी मरी, इंदिरा गांधी